एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSB के एग्जाम में भूगोल विषय से पूछे गए उन प्रश्नों जो किस टॉपिक पर आधारित है ना, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली उन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, साथ में उनसे रिलेटेड वे कौन से फैक्ट हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी हम यहाँ देखते हैं। इससे पहले भी हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है, जैसे पृथ्वी में अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, सौरमंडल क्या है, इसके विभिन्न ग्रह कौन कौन से हैं, इन ग्रहों के बारे में भी हमने चर्चा की है। फिर हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में डिटेल से समझा है। पृथ्वी में जो मूवमेंट होता है, पृथ्वी में जो हमने संचलन देखा है, वह किस कारण होता है, यह भी हमने देखा है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो बल कार्य करते हैं, चाहे वो अंतर्जात बल हो, बहिर्जात या बाह्यजनित बल हो, ये कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर धरातल पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, उच्चावच कौन कौन से हैं, ये भी हमने डिटेल से कवर किया है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल विजिट करिए, आपको ये वीडियोज वहां मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की है, जैसे वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। इन परतों को हमने विस्तार से पढ़ा है, इन परतों की हमने विशेषताओं को हर एक अलग अलग एपिसोड में कवर किया है कि कैसे क्षोभमंडल अलग है, समताप मंडल अलग है, मध्यमंडल अलग है, तापमंडल क्या है। फिर रासायनिक आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। सूर्य तब क्या होता है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती हैं। फिर पृथ्वी उन किरणों का एक बजट तैयार करती है जिसे हम ऊष्मा बजट कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, ये भी हमने देखा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए और हमने एक टॉपिक पढ़ा, तापमान, ठीक है। हमने आगे तापमान को पढ़ा। तापमान में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ा, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन की घटनाएं कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। तापीय प्रतिलोमन को हमने पढ़ा कि तापीय प्रतिलोमन क्या होता है और इसकी वजह से कहां कहां यह लाभ प्रदान करता है और कहां कहां इससे हानि होती है, इसके महत्व को हमने देखा था। फिर तापमान के हमने पृथ्वी पर ही वितरण को देखा। ताप कटिबंध क्या होते हैं, इन ताप कटिबंधों को कितने आधारों पर कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे तापमान के कालिक वितरण को। जैसे हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, तापमान के प्रादेशिक वितरण को और समताप रेखाओं को, आइसोथर्म्स को, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि तापमान के, हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा, प्रादेशिक वितरण, इतने अक्षांश से इतने अक्षांशों तक तापमान का वितरण क्या है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तापमान के कालिक वितरण को। आपको समझ आ जाना चाहिए, लिखा है तापमान का कालिक वितरण, यानी काल यानी समय, और जो कम समय, ज्यादा समय, इन सभी के लिए जो वितरण होता है तापमान में, जो आपको अंतर देखने को मिलता है, ये किस वजह से मिलता है, उस पूरे स्थान में होने वाले मौसम में परिवर्तन की वजह से। यानी यह एक तरीके का क्या है, मौसमी परिवर्तन है। मौसमी परिवर्तन की वजह से या तापमान की वजह से क्या मौसम परिवर्तन होते हैं, इस आधार पर हम तापमान का कालिक वितरण देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या ध्यान रखिएगा कि जब हम तापमान के कालिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी काल एक समय के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम समय के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, उस स्थान के मौसम में होने वाले परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कालिक वितरण के अंतर्गत मोस्टली हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, मौसमी परिवर्तन का, या आप कह सकते हैं मौसम की वजह से जो तापमान का वितरण होता है उसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहां कि तापमान का मौसमी वितरण क्या है, ठीक है। कालिक वितरण के अध्ययन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तापमान का मौसमी वितरण क्या है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इसके लिए दो समय को यहां हमने
स्पेसिफिक माना है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। ये दो समय कौन कौन से हैं? पहला होगा जनवरी और दूसरा होगा जुलाई। ये जो दोनों महीने हैं जनवरी और जुलाई, ये ठंड और ग्रीष्म ऋतु यानी आप कह सकते हैं जाड़े के समय और गर्मी के समय के क्या है, चरम बिंदु है। ये चरम महीने हैं किसके? एक तो जनवरी ठंड के लिए चरम महीना है, कहां? उत्तरी गोलार्ध में। और जुलाई गर्मी के लिए सबसे चरम स्थिति पैदा करता है, कहां? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहां की बात की जा रही है? उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका विपरीत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठीक इसका विपरीत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी चरम गर्मी को दर्शाता है, ठीक है, और जुलाई चरम ठंड को दर्शाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये दोनों अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। ठीक है, अक्षांशों के सापेक्ष ही समानांतर ही कुछ अन्य रेखाएं भी हैं। ध्यान रखें, हमेशा समानांतर नहीं होती, वे समताप रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? जो प्रत्येक स्थान के समान तापमान को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। समताप रेखाओं के बारे में अमूमन ध्यान रखेगा, इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। ठीक है, समताप रेखाओं के बारे में भी हमने हमारे पिछले सेशन में पढ़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि समताप रेखाएं क्या होती हैं तो आप उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए ध्यान रखिएगा, पूरे ग्लोब में समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली बिंदु और उसके बाद निर्मित रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए 10 टेम्परेचर यहां पर है, 10 डिग्री टेम्परेचर यहां है, आगे आने वाले स्थानों पर 10 डिग्री टेम्परेचर जहां जहां भी होगा, इन बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए जो रेखा खींची जाएगी उन्हें समताप रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखना है। समताप रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, खासतौर पर कहां? जब जल और स्थल आपस में कनेक्ट होंगे किसी स्थान पर, तो जब ये जल से स्थल की ओर जाएगी, जल से स्थल की ओर जाएगी या स्थल से जल की ओर आएगी, तो इनमें थोड़ा सा विचलन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो स्थल है और जो जल है, इनमें ठंडा और गर्म होने की जो कैपेसिटी है वह अलग अलग होती है। ठीक है, स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल इसके विपरीत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा जनवरी में ठंड पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में गर्मी, और समताप रेखाएं भी खींची जाती हैं। समताप रेखाओं के आधार पर ही हम कालिक वितरण को यहां देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे तो इस तरह की जो भी तापमान वितरण की हम बात करेंगे, जहां पर गर्मी ठंडी, ठंडी गर्मी के अनुसार या मौसम के वितरण के अनुसार हम देखेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे तापमान का मौसमी क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तापमान का मौसमी क्षैतिज वितरण, क्योंकि ये एक तरीके का क्षैतिज वितरण ही है, इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा? तापमान का मौसमी क्षैतिज वितरण। अब तापमान के ही वितरण में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तापमान के वितरण की यदि हम बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जुलाई और जो जनवरी का महीना है, ये अपनी अपनी ऋतुओं के अनुसार चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इनकी चरम स्थिति को ये दर्शाते हैं, है ना। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है? चरम ठंड, और साउथ में हम सभी जानते हैं, सदर्न गोलार्ध में हम सभी जानते हैं कि जनवरी के समय चरम गर्मी पड़ती है। ठीक है, भूपटल पर, इस पूरी पृथ्वी की हम बात करें, इस पूरी भूपटल की बात कर रहे हैं, इस भूपटल पर जुलाई तथा जनवरी तापमान की दृष्टि से क्या है? चरम महीने हैं, चरम मंथ कहलाते हैं। जनवरी तथा जुलाई के महीनों के ही आधार पर जब हम तापमान वितरण को भूपटल पर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से अलग अलग नतीजे प्राप्त होंगे। ये नतीजे क्या है, हम इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल के आसपास, ये भी ध्यान रखना है कि केवल पोल में ही नहीं बल्कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हुए और भूमध्य रेखा से नीचे आते हुए हम इसे देखेंगे। 23.5 डिग्री पर क्या है? ऊपर अलग रेखा है, 23.5 डिग्री पर यहां अलग है। तो देखते हैं इनके हम वितरण को कि ये कैसे हमें अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं समताप रेखाओं के
संबंध में या सापेक्ष। सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे ठंड और गर्मी के मौसम, या आप ध्यान रखें जनवरी और जुलाई के संबंध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्मी का महीना होगा। उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखें, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई किसे दर्शाता है? भीषण गर्मी को, या आप कह सकते हैं अत्यधिक गर्मी को, ठीक है, ध्यान रखें। और हमें उत्तरी गोलार्ध में ही जनवरी अत्यधिक ठंड को दर्शाता है, अत्यधिक ठंड को दर्शाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत स्थिति बनती है, ठीक है। हमें दूसरी चीजें, यदि हम और दूसरी चीज पर दृष्टिपात करें, जुलाई और जनवरी के संबंध में ही उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम समताप रेखाओं के वितरण की बात करें तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं, ठीक है। दूसरा तथ्य क्या कह रहा है कि दोनों गोलार्धों पर सूर्य के, हम जानते हैं सूर्य की किरणें यदि पड़ रही हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो सूर्य के अनुसार ऋतुवत जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, सूर्य की किरणें जो गोलार्ध पर पड़ती हैं उसी के सापेक्ष, तो दोनों गोलार्धों पर सूर्य की ऋतुवत स्थानांतरण के कारण हमें समताप रेखाओं में भी खिसकाव देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है कि जैसे ही सूर्य, इसका उत्तरायण यदि है ऊपर की ओर जा रहा है या इसका दक्षिणायन होता है, तो इसके तापमान में परिवर्तन, अलग अलग परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। यदि यह नीचे की ओर आएगा, इस हिस्से में ताप अधिक पड़ेगा, है ना, ऊपर तिरछापन होगा, और जैसे ही इस तरह ताप बढ़ता जाएगा, तिरछापन बढ़ता जाएगा, यानी टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऋतुओं में परिवर्तन इसी वजह से भी होता है ना। तो जैसे जैसे सूर्य का ऋतुवत स्थानांतरण देखने को मिलता है, वैसे वैसे ही जो समताप रेखाएं हैं, इनका जो अक्षांशीय, अभी मान लीजिए यहां पर 10 टेम्परेचर है, 10 टेम्परेचर है 10, या यहां पर मान लीजिए हम मानते हैं 30, ठीक है, 30, ये अक्षांशीय रेखाओं की बात की। अब हम टेम्परेचर की बात करें, 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां 30 डिग्री है, फिर यहां 30 डिग्री है, तो ये जो खिसकाव देखने को मिला समताप रेखाओं में, ये सूर्य की ऋतुवत स्थानांतरण की वजह से बदल भी जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें दूसरा तथ्य क्या देखने को मिला कि दोनों गोलार्धों पर सूर्य के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण जो समताप रेखाएं हैं, उन समताप रेखाओं में अक्षांशीय खिसकाव होता है। समताप रेखाओं में अक्षांशीय खिसकाव, ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर जहां पर जो है वह सदैव वही बना रहे। सूर्य के ऋतुवत स्थानांतरण के साथ साथ टेम्परेचर में भी, इस रीजन में भी बदलाव होता है, और जैसे टेम्परेचर में बदलाव होगा तो समताप रेखाएं भी बदलेंगी, तो इनमें खिसकाव होगा। किसके आधार, अब ये ध्यान रखना है कि समताप रेखाओं में खिसकाव होता है, और ये ध्यान रखना है किसके? अक्षांशीय खिसकाव देखने को मिलता है। जहां यहां 23 डिग्री में कभी 20 टेम्परेचर देखने को मिला था, हो सकता है अब 22 डिग्री में आपको यहां 20 टेम्परेचर देखने को मिले, तब जब सूर्य में ऋतुवत स्थानांतरण होगा, ठीक है। तीसरा जो हमें साइंस आप कह सकते हैं, तीसरा जो हमें तथ्य प्राप्त होता है, इसी आधार पर अध्ययन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई और जनवरी महीनों में आप ध्यान रखिए, अधिकतम तापमान आपको कहां देखने को मिलेगा? यदि हम जुलाई और जनवरी के महीनों की बात करें, जुलाई और जनवरी के महीनों की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। टेम्परेचर आपको कहां पर मिलेगा सबसे ज्यादा? जुलाई में तो वैसे भी टेम्परेचर बहुत अधिक होगा उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जुलाई भीषण गर्मी, अत्यधिक गर्मी को दर्शाता है। तो जुलाई और जनवरी दोनों ही महीनों की यदि हम बात करें तो अधिकतम टेम्परेचर या तापमान, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमें प्राप्त होगा। हमें कहां पर प्राप्त होगा? उत्तरी गोलार्ध में, वो भी कहां पर? स्थलीय भाग में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थलीय भाग सबसे पहले क्या होता है? ज्यादा जल्दी गर्म होता है, ठीक है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो हमें जो जनवरी के समय न्यूनतम तापमान प्राप्त होगा, जुलाई में हमें अधिकतम तापमान प्राप्त होगा स्थलीय भाग में, और जनवरी के समय हमें न्यूनतम तापमान प्राप्त होगा। और ये न्यूनतम तापमान कहां प्राप्त होगा? एक तो आप एशिया में देखेंगे ये न्यूनतम तापमान, और आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में। कहां देखेंगे? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये जुलाई और जनवरी के साथ आपको तीसरा तथ्य इसके अलावा इसका मिल गया, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फिर से समताप रेखाओं के संबंध में ही। ठीक है, तो हमने जुलाई और जनवरी में जब अध्ययन किया ताप का और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, तो हमें क्या तथ्य प्राप्त होता है कि जब हम नॉर्थ गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमें जनवरी में समताप रेखाएं, ध्यान रखें, उत्तरी गोलार्ध में हमें जनवरी में ठंड के समय, उत्तरी गोलार्ध में हमें जनवरी में जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाएं हमने देखा तापमान जहां जहां एक सी देखने को मिलता है उनसे निर्मित जो रेखाएं हैं उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय में यानी ठंड के समय में, ठीक है, ठंड के समय में यानी स्थलीय भाग ठंडा होगा, जलीय भाग अपेक्षाकृत ठंडा नहीं होगा, क्या होगा, गर्म होगा। स्थलीय भाग क्या होगा, यहां ठंडा। तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय में गर्म महासागर से ध्रुवों की ओर जाएंगी, क्योंकि अब स्थलीय भाग तो क्या है, ठंडा है, ठीक है, महासागर क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है। और ये बात की जा रही है जनवरी में यानी ठंड के समय में। तो जो समताप रेखाएं हैं वे गर्म महासागर से ध्रुवों की ओर जाएंगी। क्यों, गर्म से ठंडे की ओर जाती है, ये हमने कल चर्चा की थी, है ना। समताप रेखाएं क्या होंगी, गर्म महासागर से कहां की ओर जाएंगी, ध्रुवों की ओर जाएंगी। इसके बारे में हमने कल चर्चा की है कि यदि कोई क्षेत्र, कोई रीजन गर्म है तो समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर यानी ठीक नेगेटिव, हम सभी जानते हैं जो पॉजिटिव क्षेत्र है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना। तो यदि गर्म महासागरीय क्षेत्र है तो यहां पर समताप रेखाएं किस तरफ उभार की ओर, किस तरफ उभरेंगी, ध्यान रखें, ध्रुवों की ओर, इस तरीके से, ठीक है। स्थलीय भाग होता तो यहां का क्षेत्र वैसे भी गर्म है, ठीक है, माफ कीजिएगा, वैसे भी ठंडा है। कहां पर, जनवरी की हम बात कर रहे हैं। स्थलीय भाग है यदि ठंडा है तो यहां समताप रेखाएं कहां की ओर आती, भूमध्य रेखा की ओर, गर्म वाले क्षेत्रों की ओर आने की कोशिश करती है, ठीक है, ये अंतर होता है। तो जहां गर्म क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म है वे ध्रुवों की ओर जा रही है समताप रेखाएं, जहां पर ठंडी में ही अगर हम इस समताप रेखाओं के बारे में बात करें तो ये यदि स्थल से समुद्र की ओर जा रही हैं तो ये किस ओर इनका झुकाव होगा, किस ओर ये मुड़ेंगी, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ेंगी। ये समताप रेखाओं के कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो जनवरी के समय में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं गर्म महासागर से, अपेक्षाकृत गर्म महासागर से ध्रुवों की ओर मुड़ती हुई आगे बढ़ेंगी। अपेक्षाकृत कहां पर, ध्रुवों की ओर। और जबकि हम जानते हैं कि इसी जनवरी के समय में ही जो महाद्वीप होगा, यह महाद्वीपीय क्षेत्र होगा, महाद्वीप होगा, यह क्या होगा, अपेक्षाकृत ठंडा होगा। किसकी तुलना में, महासागर की तुलना में, क्योंकि यह जो महाद्वीपीय भाग है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। जनवरी के समय में यह क्या होगा, ठंडा होगा। तो इससे यानी महाद्वीपीय भाग से जो समताप रेखाएं गुजरेंगी वे कहां की ओर झुक जाएंगी, भूमध्य रेखा की ओर झुक जाएंगी, भूमध्य रेखा की ओर झुक जाएंगी, ठीक है। ये है समताप रेखाओं का की कंसेप्ट जो आपको समझना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जहां पर समताप रेखाएं, हाँ हम बात करें यदि समताप रेखाओं की, तो जिस क्षेत्र में समताप रेखाएं बहुत नजदीक है यानी इतनी नजदीक ये दिखेंगी आपको और कुछ हिस्से में ये दूर दूर दिखेंगी, तो जहां पर समताप रेखाएं ज्यादा नजदीक है यानी पास पास में है, यहां पर ताप प्रवणता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यहां पर क्या कहा जाएगा कि यहां ताप प्रवणता क्या है, अधिक है। तो जाड़े के समय में समताप रेखाएं नजदीक होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और जाड़े के समय में समताप रेखाओं के नजदीक होने की वजह से, पास होने की वजह से ताप प्रवणता अधिक होती है। तो आपको यहां पर एक पांचवा तथ्य क्या मिल गया कि जाड़े के समय में यानी ठंडी के समय में ताप प्रवणता अधिक होती है। ताप प्रवणता अधिक कब होगी, जाड़े के समय में, जाड़े के समय में, ठीक है, ताप प्रवणता अधिक होगी। ठीक, इसका ऑपोजिट गर्मी के समय में ताप प्रवणता क्या होगी, कम। ताप प्रवणता क्या होगी, कम होगी। यानी ये क्या बताएगा कि जो समताप रेखाओं के बीच की दूरी है वह ज्यादा होगी, है ना। समताप रेखाओं के बीच गैप होगा, इसका मतलब ताप प्रवणता क्या होगी,
कम होगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य था जो आपको जानना जरूरी था। एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट तथ्य जो आपको ध्यान रखना है, इसे आप छठवें तथ्य के रूप में याद रखिएगा कि जनवरी की जो समताप रेखाएं हैं वे उत्तरी गोलार्ध में, जनवरी के समय, ठंड के समय जो समताप रेखाएं हैं वे उत्तरी गोलार्ध में तीव्र ताप प्रवणता को दर्शाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जनवरी में नॉर्थ गोलार्ध में, ध्यान रखें, नॉर्थ पोल के नजदीक, या आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें, यहां पर आपको समताप रेखाएं तीव्र ताप प्रवणता को दिखाती है, दर्शाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, क्यों? जैसा कि यहां पर समताप रेखाएं पास पास हैं। इसे हम एक दूसरे स्लाइड में भी देख सकते हैं। वे जनवरी के समय में देखिए नॉर्थ गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में आपको समताप रेखाएं बहुत ही नजदीक दिखाई दे रही हैं, यानी यह तीव्र ताप प्रवणता को दर्शाती है। कहां पर? ध्यान रखिएगा, तीव्र ताप प्रवणता को दर्शाती हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि कहां पर, तो ये जनवरी के समय में और नॉर्थ हिस्से में, भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। यह आपने देखा, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं क्या हैं? काफी दूर दूर हैं। यानी ये जनवरी के समय में क्या दर्शा रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में ही, ध्यान रखें, इसी हिस्से की बात करें तो ये दर्शाती हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध है, माफ कीजिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय में तीव्र ताप प्रवणता और जनवरी के समय में ही दक्षिणी गोलार्ध में ये मंद ताप प्रवणता को दर्शाती हैं। क्यों? समताप रेखाएं यहां दूर दूर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जबकि जुलाई के समय यदि हम बात करें, गर्मी के समय हम बात करेंगे, तो गर्मी के समय में जो समताप रेखाएं हैं वे उत्तरी गोलार्ध में मंद ताप प्रवणता को दर्शाएंगी और जुलाई के समय ही, यानी गर्मी के समय ही, दक्षिणी गोलार्ध में ये तीव्र ताप प्रवणता को दर्शाती हैं। ठीक ऑपोजिट, इसके ठीक विपरीत होगा। ठंडी और गर्मी में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अलग अलग प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, और ये सभी तथ्य मिलकर बताते हैं कि हमारे पूरे गोलार्ध में, या आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, कालिक परिवर्तन तापमान का कैसे देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग है। किसकी वजह से हमें ये कालिक परिवर्तन देखने को मिलता है? जो समताप रेखाएं हैं उनकी वजह से। सूर्य के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण समताप रेखाओं की स्थितियां बदलती हैं और स्थितियां बदलने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी और जुलाई के समय अलग अलग तरीके से ताप प्रवणता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ खास तथ्य थे जो आपने समझा। सबसे पहले आपको इसके लिए जानना जरूरी है समताप रेखाएं क्या है और ये जानना जरूरी है कि ताप प्रवणता क्या है। तो हमने बात की उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय में आपको उत्तरी ऊपर की तरफ तीव्र ताप प्रवणता देखने को मिलेगी, समताप रेखाएं आपको नजदीक नजदीक देखने को मिलेगी, और ठीक उसी समय पर दक्षिणी गोलार्ध में आपको मंद ताप प्रवणता देखने को मिलेगी। लेकिन गर्मी के समय में, ध्यान रखिएगा, गर्मी के समय में या जुलाई के समय में आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में मंद ताप प्रवणता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? तीव्र ताप प्रवणता। तीव्र क्यों? वहां पर समताप रेखाएं नजदीक होंगी। और नजदीक के साथ साथ एक खास बात कि दक्षिणी गोलार्ध में जल का आधिक्य है, जलाधिक्य होने की वजह से वहां पर क्या होगा? आप तीव्र ताप प्रवणता को अनुभव करेंगे। ठीक है, लेकिन उतनी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां जलाधिक्य है इसका मतलब है कि जो पूरे रीजन है वहां पर अपेक्षाकृत क्या होगा? बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक ठंड देखने को नहीं मिलेगी स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में। स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जबकि महासागरों की हम बात करें तो ये बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हम सभी जानते हैं जल की अधिकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।